हेलो बच्चों, आप सबको एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल नवीन फिजिक्स पर। और आज बेटे अपनी सीबीएसई सीरीज में हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने वाला है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। तो मेरे ख्याल से बेटे तुम लोगों ने पिछला पढ़ लिया होगा और हमारा कूलम्स लॉ कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो आज कूलम्स लॉ से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या टॉपिक है। तो मेरे ख्याल से बेटे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया था, पोजीशन वेक्टर फॉर्म हो गया था। आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम, लेकिन पहले कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट है। तो बेटे एक छोटा सा टॉपिक लिखो, इफेक्ट ऑफ मीडियम एंड फॉर्मुलेशन। इफेक्ट ऑफ मीडियम एंड फॉर्मुलेशन, ठीक है। देख इतना तो बेटे हम लोगों को पता है, याद है एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कि फोर्स इन मीडियम इज 1 कापा टाइम्स द फोर्स इन वैक्यूम। जो मीडियम का फोर्स होता है वो वैक्यूम के फोर्स से 1 कापा टाइम्स होता है, ठीक है ना, करेक्ट है। लेकिन आज का सवाल ये है कि हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन। जैसे मेरी बात समझना बेटे, इसको मिटाता हूं। एक क्वेश्चन है, देखना क्या, कि मान लो मैं पूछूं कि कूलम्स का फॉर्मूला लिखो, तो आप लिख लोगे। लेकिन मान लो बेटे मैं एक सिचुएशन दूं कि यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, और बीच में एक T थिकनेस का एक मीडियम है जिसका कांस्टेंट है कापा, और यहां पर भी वैक्यूम है, एंड दिस टोटल सेपरेशन इज आर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है, तो आप कैसे बताओगे? सवाल ये है, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या गया, एक मीडियम। अगर पूरा का पूरा मीडियम होता तो आप लिख देते फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई r²। अगर पूरा का पूरा वैक्यूम होता तो आप लिख देते बेटे फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। लेकिन यहां चक्कर क्या है कि ना तो पूरा का पूरा वैक्यूम है, ना तो पूरा का पूरा मीडियम है, ठीक है। तो देखो क्या है, मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। मान लो कि दो चार्ज किसी मीडियम में रखे हुए, ठीक है भाई, और इनका सेपरेशन इन मीडियम आर मीडियम। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, तो बता बेटे इस फोर्स को क्या, इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा। और इस मीडियम का, मानता हूं यहां जो मीडियम है ना बीच में, जो एक कुछ मीडियम है, ये पूरा मीडियम है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कापा। तो इस फोर्स इन मीडियम को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि सर पहले आप फोर्स इन वैक्यूम सोच लो कितना होगा, और उसको कापा से डिवाइड कर दो। तो इसमें फोर्स इन वैक्यूम क्या होना चाहिए, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, तो यही लिखोगे ना, आर मीडियम का स्क्वायर। वैक्यूम होता तो आर मीडियम मतलब मैं तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, समझना। तो के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर होता, लेकिन चूंकि यहां मीडियम है तो जो भी फोर्स है वो 1 कापा टाइम्स होगा, एंड दिस इज द फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन कापा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटे, इफ वी वांट सेम फोर्स इन वैक्यूम, अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों चार्जेस को कहां लेके जाऊं, वैक्यूम में, लेकिन इनके बीच का फोर्स इतना ही रहे। तो एक बात बता, अगर मैं इनको वैक्यूम में लेके जाऊंगा तो, और सेपरेशन यही रखूंगा, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर मैं इनको वैक्यूम में लेके चला जाऊं और सेपरेशन यही रखूं तो फोर्स बढ़ जाता है। तो अगर मुझे ले जाना है वैक्यूम में, इफ वी वांट, लेकिन हम चाहते हैं कि फोर्स मीडियम के बराबर ही रहे, तो हमें इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। मैं समझ गया ना, क्योंकि हमने पढ़ा था बेटे अगर डिस्टेंस यही रहा तो इसी डिस्टेंस पर मीडियम में जाओ तो कापा टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा, और इसी डिस्टेंस पर वैक्यूम में जाओ तो फोर्स कापा टाइम्स बढ़ जाएगा। तो मैंने इसको मीडियम में रखा था, तो मैंने क्या बोला कि भाई वैक्यूम में होता तो इतना फोर्स होता, लेकिन मीडियम में है तो कापा टाइम्स कम है। अब इस पूरे सेटअप को मैं वैक्यूम में ले जाके रखना चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं फोर्स इतना ही मिले। तो इतना ही फोर्स मिले
वैक्यूम में ये तभी हो सकता है जब आप सेपरेशन को बढ़ा दो। समझ गया आप? तो हम यहां बाजू में चाहो तो ऐसे भी लिख देते हैं कि सेपरेशन इन वैक्यूम शुड बी ग्रेटर देन सेपरेशन इन मीडियम फॉर द सेम फोर्स। तो हम लिख सकते हैं कि नाउ दिस फोर्स इन वैक्यूम मस्ट बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R वैक्यूम का स्क्वायर। क्लियर है? और आपने बोला कि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वी कैन राइट K Q1 Q2 बाई R मीडियम का स्क्वायर इंटू कापा इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R वैक्यूम का स्क्वायर। बेटे ये तो कट जाएगा ना, क्या रिलेशन आएगा बताना? रिलेशन आएगा सेपरेशन इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू रूट कापा टाइम्स सेपरेशन इन मीडियम। मतलब ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला ये कहता है, और ये कंडीशन किसके लिए? फॉर सेम फोर्स इन वैक्यूम एंड मीडियम। मतलब आप चाहते हो कि मीडियम में जितना फोर्स है वैक्यूम में भी उतना ही फोर्स मिले, तो क्या उपाय है कि आप जो चार्जेस का सेपरेशन वैक्यूम में रखोगे वो मीडियम के सेपरेशन से रूट कापा टाइम्स ज्यादा कर दो, तो यू कैन रिप्लेस द मीडियम विथ वैक्यूम। समझ गए मैंने कैसे किया? समझ गया बेटे? पहले मैंने इसको कहां रखा? मीडियम में। तो मीडियम में रखा, तो मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर वैक्यूम में ये होता, लेकिन मीडियम में रखा है तो 1 कापा कर लो। फिर मैंने बोला कि मैं यही फोर्स वैक्यूम में चाहता हूं, तो हम जानते हैं कि वैक्यूम में फोर्स इससे ज्यादा होगा, तो फोर्स को कम करने का तरीका है कि सेपरेशन थोड़ा बढ़ा लो। तो टू ऑब्टेन द सेम फोर्स इन वैक्यूम सेपरेशन इज इंक्रीज्ड। अब सेपरेशन बढ़ गया तो फिर फोर्स वही हो जाएगा। कंपेयर किया तो क्या रिलेशन आया कि हम किसी मीडियम को वैक्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं, बस मीडियम में जो डिस्टेंस है वैक्यूम में उसको रूट कापा टाइम्स बढ़ा दो, तो वैक्यूम में भी आपको वही फोर्स मिल जाएगा। आप इसको एक बार जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, कैसे भी कर लो। अब मैं वो सवाल सॉल्व करूंगा, ठीक है बेटे? एक बार देखते हैं कैसे होगा। तो ये थोड़ा सा मतलब समझेंगे ना तो चीजें बहुत आराम से चलते हैं। तो एक बार उस क्वेश्चन को दिखाता हूं कैसे होगा। तो मैं यहां इसको मिटाने जा रहा हूं, देखो। ठीक है भाई? हो गया था? हो गया नहीं किया? चल लिख लिया? सभी बच्चे लिख लेना भाई, इसमें भी देख रहा हूं मैं। तो क्या देखा बेटे कि अगर हमारे पास Q1 और Q2 दो चीजें हैं और बीच में एक मीडियम है। बेटे ये मीडियम कितनी दूरी तक, थिकनेस तक भरा है? T। कांस्टेंट कितना है? कापा। और ये R तक क्या है? टोटल सेपरेशन। तो एक बात बताओ बेटे, इसमें चक्कर है कि कुछ दूर तक तो वैक्यूम है और कुछ दूर तक क्या है? मीडियम। तो तरीका यह है कि लेट्स रिप्लेस, है ना भाई? बोल पंकज, लेट्स रिप्लेस दिस मीडियम, बोलो 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 बोलो, विथ वैक्यूम। अरे यार हम किसी मीडियम को हाइपोथेटिकली वैक्यूम से रिप्लेस कर ही सकते हैं ना, कोई फर्क ना पड़े। इसके लिए क्या शर्त है कि जो भी मीडियम का सेपरेशन है वैक्यूम में उसको रूट कापा टाइम्स लिख दो। तो मैं बोलूंगा सर कि दिस T को अगर मैं वैक्यूम में ले जाऊंगा तो दिस विल बी रूट कापा टाइम्स T। तो एक बात बता बेटे, अगर मैं तेरे से पूछूं कि इसमें, अगर मैं पूछूं कि इफेक्टिव सेपरेशन इन वैक्यूम कितना हो जाएगा, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि बताओ जी इफेक्टिव सेपरेशन इन वैक्यूम क्या होगा, तो तुम बोलोगे देखो सर इस केस में कितना हिस्सा वैक्यूम में है? R माइनस टी, ये तो वैक्यूम में था। और कितना हिस्से में मीडियम था? T, जिसको हम अगर रूट कापा टाइम्स T लिख दें तो ये भी वैक्यूम के बराबर हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं दिस इज द R इफेक्टिव इन वैक्यूम। और अगर हमें R इफेक्टिव इन वैक्यूम मिल गया तो फोर्स को क्या लिख सकते हो सर? K Q1 Q2 बाई R इफेक्टिव का स्क्वायर। आंसर इज K Q1 Q2 बाई R प्लस कुछ कॉमन आएगा बेटे, रूट कापा -1 T का होल स्क्वायर। समझ में आ गया सर? एंड दिस इज द आंसर। मैंने क्या किया समझ में आया पक्का? मैंने क्या किया बेटे, कुछ दूर तक वैक्यूम था, कुछ दूर तक मीडियम था, तो मैंने ना पहले पता किया वैक्यूम कितना है, तो वैक्यूम का सेपरेशन R माइनस टी, ये सब वैक्यूम था। और इस मीडियम को भी मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? मीडियम को मैंने रिप्लेस कर दिया वैक्यूम से। कैसे रिप्लेस होता है समझ गए? तो T थिकनेस का मीडियम वैक्यूम में जाओगे तो रूट कापा टाइम्स T हो जाएगा। तो इसको अगर मैं इस सेटअप को वैक्यूम में ले जाऊं तो इफेक्टिव सेपरेशन ये हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिख लो, कहानी खत्म। समझ गया सर? नोट कर लो इसको एक बार।
तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही बिल्डअप होंगी चीजें, उनको समझना है हमें, ठीक है। ठीक है जी, अब सुनिए, हो गया भाई। अब सुनो मेरी बात, मिटा रहा हूं बेटे इसको। अब एक छोटा सा पॉइंट, कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं, पोजीशन वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं बेटे, थोड़ा इधर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग बोर्ड पे। एक चीज होता है, सब बच्चे जानते होंगे, दैट इज कॉल्ड एज सुपर पोजीशन। भाई बहुत सिंपल है, सिंपल ये है, मान लो कोई एक चार्ज Q है, इधर Q1 है, इधर Q2 है, इधर Q3 है, तो अगर मैं पूछूंगा बेटा इस पर नेट फोर्स है, तो तुम बोलोगे सर इसने भी लगाया, इसने भी लगाया, इसने भी लगाया, दिस फोर्स इज F1, दिस फोर्स इज F2 एंड दिस फोर्स इज F3। तो अगर मैं तुमसे इतना पूछूं कि बेटे बताओ नेट फोर्स कितना है ऑन चार्ज Q, तो आप सिंपली बोलोगे सर नेट फोर्स इज F1 के कारण भी है, F2 के कारण भी है और F3 के कारण भी है। इस पर जो फोर्स है वो F1 के कारण भी, F2 के कारण भी और F3 के कारण भी, यही लिखोगे आप। लेकिन चूंकि सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो आप इसके ऊपर वेक्टर लगाओ। तो बेटे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसी को बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वेक्टर क्यों लगाया? वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग अलग थी। तो बता बेटे इसको देख करके डेफिनेशन क्या बना? द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज is equal to the, बोलो, is equal to the vector sum of individual forces by other charges. The net force on a charge is equal to the vector sum of individual force by other चार्जेस। तो आपको कभी भी अगर किसी एक चार्ज पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो आपको उसको हमेशा वेक्टर फॉर्म में लिख के जोड़ना है। मतलब यू हैव टू ऑलवेज डू अ वेक्टर एडिशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लिख लो एक बार, नोट कर लेंगे इसको। अब आते हैं आगे की चीज पे। भाई साहब थोड़ा सा ना सुपरपोजिशन पे थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा बच्चों को थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है बेटे, देखो मिटा रहा हूं जी। चलिए बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या होल्ड करके पॉज करके लिख भी सकते हैं, भाई मर्जी, लेकिन चीजों का बिल्कुल क्लियर करो। अभी इक्विलिब्रियम कराऊंगा बेटे थोड़ा सा रुक के, ठीक है, इसलिए इसको अभी होल्ड कर रखा है, मिटा नहीं रहा हूं। देखो जी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक पहले बढ़िया क्वेश्चन देखो। एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स इक्वल है, मतलब शेप इज सिमेट्रिक। यहां भी एक क्यू चार्ज है, यहां भी एक क्यू चार्ज है और यहां भी एक क्यू चार्ज है, और इसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज है। क्वेश्चन आया फाइंड द फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। तो मैं इतना बोलूंगा बेटे, पहले समझो जो ये स्मॉल क्यू है, पहले सब लोग ध्यान देखना, जिनको आता वो भी देखना, तरीका सुनना। 1 2 3। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका, जैसे आपको पता है कि पहले मैं लैंग्वेज लिखता हूं सर। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू। बता बेटे क्यू किसके कारण फोर्स झेलेगा? 1 के कारण भी, 2 के कारण भी, 3 के कारण भी, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो वी शुड मस्ट प्लेस अ वेक्टर साइन। तो मतलब वेक्टर क्या कहता है? वेक्टर यही कहता है कि यार तुम कंपोनेंट खोल लो, चाहे वेक्टर यही कहता है कि उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो और ऐड कर लो। तो हम लोग जो तरीका यूज करेंगे बेटे, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर रेजोल्यूशन। हम लोग क्या यूज करेंगे? वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर रेजोल्यूशन का मतलब है हम हर वेक्टर को बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, फिर उसको रिजोल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो ड्रॉ कैसे करेंगे बता बेटे। इस पर इसके कारण फोर्स बाहर होगा, इस पर इसके कारण फोर्स, और इस पर इसके कारण फोर्स। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है बेटे बताना? सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है सर? ड्रॉ द वेक्टर्स। आपको वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। दूसरा, रिजॉल्व ईच वेक्टर्स along
एक्स एंड वाई की कॉपी है तो जनरली हम लोग एक्स एंड वाई में खोलते हैं, वैसे कंपलसरी नहीं है, आप कहीं भी खोल लो, लेकिन एक्स एंड वाई जनरली मोस्टली खुलता है। तो आ जाओ बेटे बताओ, एक बात बताओ, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां का डिस्टेंस अगर x है तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी x ही होगा और यहां से यहां का डिस्टेंस भी x ही होगा। तो बेटे ये वाला फोर्स होगा, सोच के देखना, मैं एक बार लिख रहा हूं K Q Q इनके बीच का बाई दिस सेपरेशन इज अज्यूम x स्क्वायर। तो बेटे इनके बीच का फोर्स भी तो फिर यही होगा, तो F ही लिख दो ना, Q बार बार K Q बाई x स्क्वायर लिखना, F ही लिख दो, और इनके बीच का सेपरेशन भी x ही होगा ना भाई, इक्विलेटरल, तो दिस फोर्स इज आल्सो F। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इधर भी F है, इधर भी F है, नीचे भी F है, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप कहता है कि रिजॉल्व ईच वेक्टर, रिजॉल्व करते हैं भाई। बेटे बताना इक्विलेटरल में सब 60-60 है तो ये 30 होगा, और ये 30 होगा तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, दिस इज 30, तो दिस विल बी, बोलो बेटे सभी बच्चे समझेंगे, दिस इज F cos 30 एंड दिस इज F sin 30। मेरे ख्याल से बच्चे खुद ही समझ रहे हैं कि इस चीज को भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे, दिस इज 30, तो दिस इज रिजॉल्व लाइक दिस एंड दिस इज रिजॉल्व लाइक दिस, ये भी 30 होगा तो दिस विल बी F cos 30 एंड हियर विल बी F sin 30, और नीचे F है। बेटे इसको रिजॉल्व क्यों नहीं करना, क्योंकि मैंने बोला है कि आप रिजॉल्व करते हो x और y में, तो ये टेढ़ा था तो x और y में खुला, ये टेढ़ा था x और y में खुला, ये तो पहले ही y में है, तो हमने क्या किया, रिजॉल्व ईच वेक्टर अलोंग x एंड y। थर्ड, एड वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, जो भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में उसको आप सिंपली ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक डायरेक्शन में वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटे अगर मैं यहां पर x डायरेक्शन की बात करूं तो अब ध्यान से देखो, इस तरफ भी F cos 30 है और इस तरफ भी F cos 30 है, तो बच्चा बोल सकता है सर कि इस तरफ का कंपोनेंट कट के 0 होगा। अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो बेटे ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ दो वेक्टर हैं, नीचे की तरफ एक वेक्टर है। ऊपर में दो वेक्टर कौन कौन से हैं, 2 टाइम्स F sin 30 और नीचे आपका F है। F sin 30 इज हाफ, sin 30 आधा होता है, आधे से ये कटेगा, दिस विल बी F, ऊपर भी F नीचे भी F, दिस इज 0। तो एड वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन एंड फोर्थ स्टेप, द नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ x एंड y। तो आपको पता है कि यहां पर x में भी 0 है, y में भी 0 है, तो नेट फोर्स इज 0, और बेटे यूनिट आपको जरूर लगाना है, दिस इज द आंसर। मेरी बात समझ में आई क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द वेक्टर रेजोल्यूशन मेथड। ड्रॉ द वेक्टर्स, रिजॉल्व द वेक्टर्स, एड इन सेम डायरेक्शन, x वालों को ऐड कर लो, y वालों को ऐड कर लो, सेम डायरेक्शन में ऐड कर लो, एंड नाउ लास्ट में फाइंड द रिजल्टेंट। ठीक है, अब एक बार इसमें एक नोट लिखेंगे, पहले एक बार इसको आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें एक बढ़िया सा नोट लिखेंगे, ठीक है ना? चलो सही है। नोट क्या लिखेंगे देखना बेटे ध्यान से, देखो यहां पर नोट क्या है, देखो नोट ये है कि इफ द फिगर इज सिमेट्रिक, अगर फिगर आपका सिमेट्रिक है, फिगर सिमेट्रिक का मतलब जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेकंड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक, हर जगह कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू है। देन द नेट फोर्स ऑन द चार्ज, कौन से चार्ज पे, एट द सेंटर। मेरे भाई ऐसे अधूरा मत बोलो, क्योंकि सीबीएसई में भी स्कोर करना है, एक चीज लिखना पड़ेगा, ध्यान, परफेक्शन लानी है। अगर फिगर भी सिमेट्रिक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक है, तो सेंटर पर रखे चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एक बेटा स्क्वायर बना दूं तो क्या फिगर सिमेट्रिक है? यस। स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू रख दूं, क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक है? तो सेंटर पर रखे हुए चार्ज पर बिना कैलकुलेट किए भी हम समझ जाएंगे कि नेट फोर्स 0 होगा। अगर कोई पेंटागन है या हेक्सागन है, कुछ भी ले लो, क्या हेक्सागन को रेगुलर पॉलीगन बोलते थे? यस। और यहां भी मान लो क्यू है क्यू है क्यू है क्यू है क्यू है क्यू है,
क्या फिगर सिमेट्रिक है? यस। क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है? यस। तो सेंटर पर रखे चार्ज पर आप बिंदास बोल सकते हो नेट फोर्स विल बी 0। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं बेटे, क्या फिगर सिमेट्रिक है? यस। Q माइनस Q, Q 2Q, सेंटर पे रखे चार्ज पर अब नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 सेंटर पे रखे चार्ज पर तभी होता है जब फिगर भी सिमेट्रिक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक हो। तो इफ द फिगर इज सिमेट्रिक, वो हमने यहां से कंक्लूजन निकाला है, कोई डाउट होगा नहीं, यहां से निकाला कि इफ द फिगर इज सिमेट्रिक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, देन द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर विल श्योरली बी 0। लिख लो, लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। मिटा रहा हूं बेटे, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। मान लो मैं पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चन करा लेता हूं, ठीक है? मैं दो छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, देखेंगे बेटे। मान लो पेपर में यार एक क्वेश्चन आया कि देयर आर 3 चार्जेस Q, Q, Q and here is small q placed at the, ठीक है? और क्वेश्चन क्या पूछा बेटे? फाइंड द फोर्स ऑन द स्मॉलर चार्ज Q, ये क्वेश्चन। तो वेरी सिंपल है कि मैंने अभी बोला वेक्टर रेजोल्यूशन मेथड। बता बेटे, एक बार बता, पहले यहां नेमिंग करते हैं। दिस इज नेम्ड एज 1, दिस इज नेम्ड एज 2, दिस इज नेम्ड एज 3। तो इस पर जो फोर्स होगा वो 1 का भी होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा। तो फर्स्ट लाइन आप लिखोगे कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q विल बी ड्यू टू 1, विल बी ड्यू टू 2 एंड विल बी ड्यू टू 3 एंड बोथ ऑल इन वेक्टर फॉर्म। और नीचे आप जरूर लिखना पेपर में कि दिस इज अकॉर्डिंग टू द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। पेपर में आप लिख दो। फर्स्ट स्टेप कर दिया आपने। नेक्स्ट स्टेप क्या था? ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम। तो भाई बता वेक्टर डायग्राम क्या होगा? सर 1 का फोर्स इस तरफ होगा, 3 का फोर्स इस तरफ होगा, पॉजिटिव है ना बेटे, तो इसको धक्का भारी लगेगा, और 2 का फोर्स इस तरफ होगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो बेटे। 1 का फोर्स कितना होगा बोलना पड़ेगा सबको। 1 के फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा K Q बाई ए स्क्वायर। 3 के फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में कभी साइन का इस्तेमाल नहीं होगा। मैग्नीट्यूड में कभी साइन केवल ये बताता है अट्रैक्शन या रिपल्शन। मैग्नीट्यूड मींस मैग्नीट्यूड, ताकत। Q बाई ए स्क्वायर। अगर मैं आपसे 2 का फोर्स पूछूं तो आप बोलोगे Q बाई, ये कहां से आया? ये A, तो पाइथागोरस से ये √2 है। भाई साहब ध्यान से देखो, अगर आप इसको F मानते हो, इसको F मानते हो, तो ये आपका F बाई 2। मतलब बेसिकली यहां पर 3 वेक्टर्स आ गए। बेसिकली देखा जाए तो 3 वेक्टर्स आ गए बेटे, इधर F और इधर F बाई 2। यही तो है ना यार। फिर आपको मैंने बोला था कि रिजॉल्व द कंपोनेंट्स। यार एक बात बताओ, ये स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री होगा, तो बिना कहे आप समझ जाओ दिस इज ऑल्सो 45। तो भैया इसके कंपोनेंट खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके तो कंपोनेंट्स खोल सकते हो। दिस कंपोनेंट, दिस विल बी F बाई 2 cos 45, here will be F by 2 sin 45। फिर मैंने क्या बोला था याद है? रिजॉल्व द वेक्टर्स, राइट द वैल्यू, रिजॉल्व कर दिया, एड इन सेम डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में बताओ नेट फोर्स कितना है? तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स है F प्लस F बाई 2√2, और वाई डायरेक्शन में भी शायद चेक करो इतना ही फोर्स है। तो x का भी फोर्स वही है, y का भी फोर्स वही है, तो F नेट विल बी रूट अंडर fx का स्क्वायर प्लस, विच कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स F1 प्लस 1 बाई, ये आपका जो भी है आंसर है। प्लीज आंसर में आपने ये आदत बनानी है यूनिट डालने। समझ गए मेरे भाई?
तो ये वही स्टेप पे बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ नया स्टेप नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है भाई, एक बार स्नैपशॉट ले लो। ड्रॉ द वेक्टर, रिजॉल्व द वेक्टर, एड द वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, फाइंड द रिजल्टेंट। ड्रॉ द वेक्टर, रिजॉल्व द वेक्टर, एड द वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन, सॉरी फाइंड द रिजल्टेंट। क्लियर है? मिटाया जाए। चलो बेटे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान से देखना। लेट अस ड्रॉ क्वेश्चन डायग्राम। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। हियर इज 2 माइक्रोकूलम, हियर इज 2 माइक्रोकूलम एंड हियर इज ऑल्सो 2 माइक्रोकूलम, और यहां पर -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, ऐसा कुछ सेटअप है। और कहता है इस दोनों ट्रायंगल के सेंटर पर एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भाई? फाइंड द फोर्स ऑन, ठीक है। मैं आपको लॉजिक बताता हूं, ध्यान सुनिएगा, और हर साइड इसका बेटे हम लोग ए ले लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, हर साइड को क्या ले लेते हैं? ए। एक बात बताओ, मैंने बोला था ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम, आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। बताओ भाई डायग्राम कैसे होगा? सर हमें इतना पता है कि अगर इसकी बात करोगे तो ये इसको खींचेगा और ये इसको धक्का देगा, ये इसको खींचेगा और ये इसको धक्का देगा, ये ऐसे खींचेगा माइनस और ये इसको धक्का देगा। ऐसा ही होगा भाई। अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो इधर के दो ऐड हो रहे हैं, इधर के दो ऐड हो रहे हैं और इधर के दो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, मैं भी कैलकुलेशन पार्ट में, आपको लॉजिकल पार्ट पे जा रहा हूं। मैं आपको मान लो ये डेटा देता हूं कि हर दो के बीच लगने वाला फोर्स F है। अब ये तो मान ही सकते हो सर, यहां भी F है, यहां भी F है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, बेटे को बताओ ना कि एक बात समझो, अगर मैं कोई एक सिचुएशन लूं, कोई एक यहां लेता हूं, कोई एक सिचुएशन लूं, तो बताओ भाई इस पर जितना फोर्स ये लगाएगा, बोलो उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा। दूरी तो बराबर ही है ना यार, क्योंकि इस ट्रायंगल के टॉप से इतना नीचे तो इस ट्रायंगल के टॉप से भी इतना नीचे। तो मैं बोलता हूं सर अगर एक ने लगाया F तो दूसरे ने भी क्या लगाया? F। तो हम ये बोल सकते हैं सर इस डायरेक्शन में सपोज करो लगने वाला फोर्स है 2F। वही बात फिर यहां से अगर ये F है तो इसके टॉप से मतलब इधर भी 2F होगा और इधर भी 2F होगा। बेटे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर थोड़ा ध्यान से फोकस किया जाए तो देखना ये एंगल कितना होगा बताओ? 120। ध्यान से देखो 120 होगा। क्यों होगा? ध्यान से देखना पड़ेगा। कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को पकड़ के देखो, कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को पकड़ के देखो, यहां पर 3 हिस्से बन रहे हैं, तो एक सेंटर पे 360 होता है, तो ये 120 मतलब यहां पर जो वेक्टर डायग्राम है सर वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। दिस इज 2F, दिस इज 2F एंड दिस इज 2F एंड दिस एंगल इज 120। तो अगर ये 120 है तो बताओ बेटे यहां कंपोनेंट खोले कि डायरेक्ट कर ले? डायरेक्ट भी आप इतना मैच्योरिटी हो कि सर एक काम करो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, और चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा। बताओ बेटे इनका रिजल्टेंट कितना होगा? तो F रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2F इंटू 2F इंटू कॉस 120। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं, मेहनत है तो है। 4F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर प्लस कॉस 120 इज -12,
तो माइनस हाफ है तो हाफ से हाफ कटेगा तो यहां हो जाएगा -4f²। ये कैंसिल होगा 2f न्यूटन। तो बेटे एक बात बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इस तरफ 2f है। तो फाइनल आंसर क्या होगा कि सर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी 2f और इधर पहले से एक 2f था, तो हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 2f प्लस 2f दैट इज इक्वल्स टू 4f न्यूटन। ये मैंने थोड़ा अच्छा सवाल लिया, आपको नॉर्मल सीबीएसई किताबों में नहीं मिलेगा। मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए समझा मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि मान लो ये आपको गिवन है कि हर दो चार्ज के बीच का फोर्स F है, ये गिवन मान लो, क्योंकि फिर और लेंदी जाएगा। तो हर दो चार्ज के बीच F है, तो भैया इसके और इसके बीच F है, तो इसके और इसके बीच भी F है और दोनों ऊपर की तरफ है, तो 2F। यहां पर मैंने 120 का आपको कैसे बताया आप शायद समझ रहे होगे, क्योंकि 3 हिस्से थे, तो दिस इज 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स का मतलब 360 डिवाइडेड बाय 3 इज 120। तो हमने इसको यहां पर डायग्राम बनाया। जब यहां बनाया तो भैया सिंपली दो वेक्टर है, तो इन दोनों का हमने रिजल्टेंट निकाला, और दोनों वेक्टर अगर इक्वल हैं तो रिजल्टेंट ठीक बीच में आता है। तो रिजल्टेंट बीच में आएगा तो इधर ही आएगा रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 2f हो गया, इधर पहले से 2f था इस डायरेक्शन में, मतलब कि इस पूरे चार्ज पर नेट फोर्स इस तरफ है। अगर फाइनली पूछा जाए तो इस चार्ज पर इन सब के कारण नेट फोर्स इस तरफ है, कितना है 4f न्यूटन। समझ गए आप मेरी बात को? नोट कर लो सर, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। चीजों को बनाना, कॉपी में बनाना, डाउट हो तो पूछना। देखो बेटे, जब तक लॉकडाउन है हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। आप पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, तो प्लीज पूछो, डाउट्स मत रखो। चलो एक और अच्छा सवाल आपके सीबीएसई के लिए, सुनिएगा सर। क्वेश्चन है कि एक हेक्सागन और सेंटर पे एक चार्ज Q है, यहां भी 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 Q। बस क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑन Q ड्यू टू दीज 5 चार्जेस। भाई साहब ये सब फाइंड द फोर्स ऑन Q ड्यू टू दिस 5 चार्जेस। बेटे ध्यान से देखो, फिगर भी सिमेट्रिक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक है, तो एक कमी का एहसास हो रहा है कि अगर यहां भी Q होता तो 0 हो जाता, लेकिन यहां Q नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इसको नंबरिंग तो कर ही सकते हैं। यहां एक 6 लिख के छोड़ दो। हमें इतना पता है कि सर इफ द चार्ज वुड बी प्रेजेंट एट 6 देन F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो भैया अगर आपसे पूछा है कि इन पांचों के कारण चार्ज बताओ, फोर्स बताओ, तो इन पांचों का फोर्स वही होगा जो उस छठे के कारण अकेला होगा। दोबारा सुनो बच्चों को लॉजिक बताओ, सुन मेरी बात, मेरा ध्यान सुन, पहले मेरा ध्यान सुन। अगर ये छठा चार्ज आ जाता तो इस पर तुरंत फोर्स 0 हो जाता। इसका मतलब लॉजिक से सोच, इस छठे चार्ज के आते ही टोटल फोर्स 0 हो जाता। इसका मतलब इस छठे चार्ज ने इन पांचों के बराबर ताकत लगाई, लेकिन डायरेक्शन इन पांचों के ऑपोजिट था। वही तो ये भी कह रहा है, अगर छठा होता तो ये टोटल 0 होता, मतलब छठे चार्ज का फोर्स इन पांचों के फोर्स के बराबर है। लेकिन इनके ऑपोजिट है। तो अगर मुझे पांचों का फोर्स पूछा, हमें तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इन पांचों के फोर्स का मैग्नीट्यूड छठे के मैग्नीट्यूड के बराबर है। देयरफॉर आंसर विल बी, पांचों का ना निकालकर हम छठे के कारण मैग्नीट्यूड बता देंगे। अगर वहां छठा होता तो कितना फोर्स लगाता, के क्यू बाई, इस डिस्टेंस को आर मान के चल रहे हैं सर हर जगह, तो यहां भी आर ही होता, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यही हमारा आंसर। पेपर में भाई साहब यूनिट लिखना नहीं भूलना है। सीबीएसई में अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो यूनिट आप लिखो, क्योंकि यूनिट के बिना मतलब नहीं होता ना क्वांटिटी का। समझ में आया लॉजिक क्या है? मैं दोबारा बताता हूं, छठे के रखते ही
टोटल फोर्स 0 हो जाता है। इसका मतलब उस छठे के आते ही पांचों के बराबर फोर्स लगाया, लेकिन वो पांचों अगर इधर खींच रहे थे तो उसने इधर खींचा, नेट फोर्स 0 हो गया। एक बात बता बेटे, पहले इसको एक बार लिख लो, मैं फिर एक क्वेश्चन दिखाता हूं, एक बार इसको नोट करो। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं, सोचना, देयर इज अ रेगुलर पॉलीगन, क्वेश्चन लिखेंगे, देयर इज अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मतलब समझ रहे आप, सिमेट्रिक, देयर इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 100 साइड्स। मान लो एक रेगुलर पॉलीगन है 100 साइड्स का, चार्जेस आर प्लेस्ड एट ऑल द 99 कॉर्नर्स, मतलब बेटे सभी के सभी कॉर्नर्स पर नहीं है, लेकिन 99 कॉर्नर्स पे चार्जेस हैं, तो फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट द सेंटर। भाई साहब क्या बोल रहा हूं, सुनो, जवाब दे भाई। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके 100 कॉर्नर्स पे चार्ज है, तो रेगुलर है और चार्ज सेंटर पे रखा है, तो अगर 100 के 100 होते तो 0 हो जाता, लेकिन 99 रखे हुए हैं, तो अब डायरेक्ट करूंगा सर, अगर 99 रखे हुए हैं तो हमें पता है कि अगर वो 1 आ जाए तो उस 1 के आते ही 0 हो जाएगा, मतलब उस 1 की ताकत इस 99 की ताकत के बराबर और अपोजिट है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सर द फोर्स ड्यू टू ऑल द 99 चार्ज का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू द सिंगल चार्ज, दैट इज द, वेरी गुड, दैट इज द 100th चार्ज। और 100 चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको पता है KQ बाई आर स्क्वायर, न्यूटन आप लगा लो। समझ में आ गया मेरी बात? लिख लो सर एक बार। तो इस पर कोई भी सवाल आए ना बेटे, इसी तरह की, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं, करते हैं, थोड़ा सा सुपर पोजिशन ही चल रहा है अभी, इक्विलिब्रियम देखते हैं, आज होगा तो होगा, नहीं तो अगली क्लास में करेंगे। हो गया जी, मिटाया जाए इसको। चलिए भाई साहब एक बात देखो, मान लो मैं क्वेश्चन बोलूं, एक स्क्वायर है, यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, यहां माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, और यहां पे एक छोटा सा क्यू है। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर। बेटे इतना तो आपको समझ में आएगा कि सेंटर वाले चार्ज पे 1 भी फोर्स लगाएगा, 2 भी लगाएगा, 3 भी लगाएगा, 4 भी लगाएगा। तो आप पहला स्टेप पेपर में क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ड्यू टू 2, फोर्स ड्यू टू 3 एंड फोर्स ड्यू टू 4। मानते हो आप? फिर मैंने सेकंड स्टेप बोला था कि बेटे ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम। एक बात बताओ, इसको ये ऐसे खींचेगा और इसको ये ऐसे धक्का देगा, सिमिलरली इसको ये ऐसे खींचेगा, नेगेटिव है, और इसको ये ऐसे ही धक्का देगा। भाई साहब क्लियर है? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटे एक बात बताओ, दिस इज द फोर्स ड्यू टू 3, दिस इज द फोर्स ड्यू टू 1, सिमिलरली दिस इज द फोर्स ड्यू टू 4 एंड दिस इज द फोर्स ड्यू टू 2। अगर मैं आपसे ध्यान से पूछूं तो आप चेक करना बेटे, F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड, F3 का मैग्नीट्यूड, F4 का मैग्नीट्यूड सब बराबर है, क्योंकि इसके और इसके बीच का गैप भी यही है। इधर से भी देखो तो गैप यही है, इसके बीच का गैप यही है, इसके गैप तो सेम है। तो गैप अगर सेम है तो भैया तुम फटाक से निकाल सकते हो, अगर ये a है, ये a है, तो दैट विल बी √2a, और जो इनके बीच का गैप है सेपरेशन, दैट विल बी √2a का हाफ, दैट विल बी a बाई √2। तो ऑल द फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा KQ बाई a बाई, दैट विल बी 2k। सही बात है भाई? अब एक बात बताओ बेटे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां इस तरफ कितने फोर्स हैं, तो मैंने बोला था सेम डायरेक्शन के फोर्सेस को ऐड कर लो, तो इधर F1 F3 ऐड होगा
और F1 F3 ऐड होगा, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं बोलूंगा 2 टाइम्स 2k। अगर इधर की बात करें तो इधर F2 F4 दोनों ऐड होगा और सेम ही है, तो 2 टाइम्स 2। अब बता बेटे, इन दोनों वेक्टर्स के बीच 90 का एंगल स्क्वायर है, तो जो नेट होगा आपको पता है वो इधर ही होगा। और मुझे पता है हर बच्चे इतने समझदार है कि दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ रूट अंडर 2 टाइम्स 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस 0। ये 0 क्यों आया बेटे? क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0। तो नेट फोर्स विल बी, हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, विल बी इसका स्क्वायर। बेटे ये चीज 2 बार है ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो मैं लिखता हूं, ध्यान देना, ये सब ये तो सही है ना, हाँ ठीक है। ये होगा 2 टाइम्स 2k क्यूब बाई a स्क्वायर का होल स्क्वायर की रूट। सही है सर? अब ध्यान से देखो, आंसर आ चुका है, √2 तो बाहर आ जाएगा और इसका स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, दैट विल बी 2 और यूनिट विल बी, कहां पे मिस्टेक हुई? कहां पे 4 है? अच्छा यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था बेटे, है ना, यहाँ 4 था, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 4 आएगा, मतलब आंसर विल बी 4√2k के क्यूब है। सही है ना? तो देखो बच्चा बैठा है मेरे सामने, कुछ बच्चे, तो उनसे बात हो रही है, ठीक है? तो आप समझ गए, मतलब बेसिकली सब में वही स्टेप है यार। क्या स्टेप है भाई? पहले आप ये लाइन लिखो, उसके बाद ड्रॉ द वेक्टर, रिजॉल्व द वेक्टर। अगर रिजॉल्व नहीं करना डायरेक्ट कर सकते हो, दिख रहा है कि यार एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एंगल पता है तो रिजल्टेंट डायरेक्ट निकाल लो, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा करके। भाई कोई बड़ी बात तो है नहीं, कर सकते हो आप। तो आज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के सवाल हमने देखे, सुपरपोजिशन में यही क्वेश्चंस होते हैं। अगली क्लास का टॉपिक हम लोग रखते हैं फिर इक्विलिब्रियम पे बेस्ड, ठीक है? कोई भी इसमें डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। आप इसको अच्छे से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बेटे ये वीडियोस अपने दोस्तों को शेयर करो कि किसी की पढ़ाई ना रुके, सब लोग पढ़ते हैं। जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तो फिर इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो प्लीज व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे, नंबर फ्लैश होता रहता है। तब तक आप पढ़ो अच्छे से, ठीक है? टेक केयर, स्टडी वेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें पढ़ेंगे बेटे हम लोग इक्विलिब्रियम। बाय।